मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक के गगन नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। बिहार प्रार्थना गीत के ये चंद बोल चंपारण के वनों के लिए एकदम उपयुक्त हैं। चंपारण, चंपा अरण्य यानी चंपा के फूलों का वन चंपारण। लहराते घास के मैदान, झूमते ऊंचे ऊंचे वृक्षों के साथ फिजा में फैली मनमोहक प्राकृतिक सुगंध से पुलकित होता मन। जी हां, यही खासियत है इस जगह की। हिमालय की शिवालिक श्रेणी की इन पहाड़ियों तथा गंडक नदी के बाएं तट के विस्तृत वनों में ही बाघों का निवास स्थल है, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। साथ ही ये वन विभिन्न वन्य जंतुओं, अनेक वृक्ष प्रजातियों और अन्य प्राकृतिक वनस्पति और जड़ी बूटियों का भंडार है। प्राकृतिक छटा में यह वन बिहार में अद्वितीय है। इस वन का कुल क्षेत्र लगभग 901 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वाल्मीकि वन्य अभयारण्य लगभग 899 वर्ग किलोमीटर है। इसी वाल्मीकि वन्य अभयारण्य के अंदर 335 वर्ग किलोमीटर का वाल्मीकि नेशनल पार्क भी समाहित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क से और पश्चिम में गंडक नदी से घिरा है, जबकि हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की रमणीय प्राकृतिक पृष्ठभूमि सृजित करती है। 900 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार का सबसे खूबसूरत जंगल है। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर बाघों की संख्या लगभग 22 है, जो पिछले साल कैमरा ट्रैप के माध्यम से जो सर्वेक्षण कराया गया उसमें पाई गई है। लेकिन यहाँ केवल बाघ ही नहीं, यहाँ जाकर आप असंख्य तरह के अन्य वन्य प्राणियों का भी दर्शन कर सकते हैं। कई तरह की चिड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिल सकती है और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अपने आप में अतुलनीय है। बिहार में खासतौर पे जो वर्तमान बिहार है, वहाँ पर इस तरह का प्राकृतिक सौंदर्य कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। जंगल भाबर और तराई इलाकों का संयोजन है। इसमें तलछट जमा तराई भूमि भी शामिल है, जबकि बोल्डर और तलहटी में हिमालय की नदियों से लाए गए छोटे छोटे कंकड़ भी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। गंडक नदी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और अभयारण्य की पश्चिमी सीमा रेखा खींचती है। गंडक और बूढ़ी गंडक के अलावा रहुआ, कोटहरिया, मोनार, भापसा, कोशिल, सिंघा, घोंगी, गांगुली, घोरम आदि सहायक नदियां इस पूरे क्षेत्र की धरा को सींचती हैं और पूरी मानव जाति को अनवरत चलते रहने का संदेश भी देती हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क में आज भी वनस्पतियों की विविधताएं मौजूद हैं, जो पर्यटकों को नैसर्गिक प्रकृति के समीप्य का एहसास कराती हैं। वनस्पतियों और वृक्षों की प्रजातियों की बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 7 तरह के जंगल मिलते हैं, जो अपनी विविधता और रमणीयता से पूरे अभयारण्य को विशिष्ट बना देती हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह ये 7 वन क्षेत्र हैं। भाबर दून जंगल, शिवालिक साल जंगल, नमी युक्त पर्णपाती जंगल, खैर के जंगल, बेंत के वन, जलोद घास के मैदानी क्षेत्र, बैरिंगटोनिया दलदली जंगल। इनके अलावा लंबी ऊंची चारागाह का क्षेत्र भी है, जहां जानवर उन्मुक्त गगन के तले विचरण करना पसंद करते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घाटी क्षेत्र में साल, करम, असन, आसिद, सीमल, सत्सल वृक्षों की प्रजातियां हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में साल के साथ साथ पियर, मंदार,
बंजन, भेलवा, हर्रा, बढ़िया आदि वृक्षों की प्रजातियां बड़े ही अनुशासित ढंग से हवा की सरगम पर लहराती हुई अभयारण्य को खूबसूरत बना रही हैं। साल वृक्षों का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी विशाल साम्राज्य है। पर्णपाती वृक्षों की भी यहाँ भरमार है। इसके साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ऐसे वृक्ष और पौधे भी हैं जो आज अन्य जगहों पर लुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। यूं तो चिरपाइन का वृक्ष 3000 से 4000 फीट की ऊंचाई पर पनपते हैं, लेकिन वाल्मीकि नेशनल पार्क के एक खास हिस्से में ये चिरपाइन महज 1000 से 1700 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो इस पार्क की विलक्षणता है। लोग कहते हैं कि सरंडा के फॉरेस्ट इज द होम ऑफ साल। मैं सरंडा डिवीजन में भी काम कर चुका हूँ, वाल्मीकि नगर के भी जंगलों के मैंने देखा है। मेरे विचार में सरंडा के फॉरेस्ट टेक्स्ट बुक फॉरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो शायद बेटर है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी, वेरिएशन और वेजिटेटिव रिचनेस के मामले में वाल्मीकि के जंगल बहुत अच्छे हैं। जब आप वाल्मीकि नगर के टाइगर रिजर्व के एक कोने से दूसरे कोने पर ट्रैवल करेंगे, आपको लगातार वेजिटेशन में चेंज दिखेगा, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो है वेजिटेटिव रिचनेस काफ़ी अधिक है, जो कि सरंडा जैसे जंगलों में नहीं दिखाई देता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क और अभयारण्य को आकर्षक बनाने में घासों की विभिन्न प्रजातियों का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पाई जाने वाली घासों की प्रजातियों में मुंज, कांस, एलिफेंट ग्रास, नारकर, सबाई आदि प्रमुख हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में घुसते वक्त विभिन्न प्रजातियों की लताएं भी पर्यटकों की मेहमान नवाजी अपनी भाषा में करती हैं। वनस्पतियों की बहुलता के साथ साथ वाल्मीकि नेशनल पार्क और अभयारण्य में वन्य प्राणियों की विविधता भी मौजूद है। यह अभयारण्य वन्य प्राणियों का प्राकृतिक अधिवास है और प्रकृति की गोद में इनका स्वच्छंद विचरण हर पल पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। स्तनधारी जानवरों में बाघ, गैंडा, काला भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, जंगली भैंस अभयारण्य में विचरते नजर आ जाते हैं। हिरणों की भी कई प्रजातियां हैं, जैसे हॉक डियर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, सांभर आदि का यहां लुका छिपी करते नजर आना आम है। इसके साथ घूरता हुआ हायना, चौकनी जंगली बिल्ली, उछलते कूदते लंगूर बंदरों पर अनायास नजर पड़ जाती है। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से सटे होने के कारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक सींग वाले गैंडे आमतौर पर आते जाते रहते हैं। ये भारत नेपाल सीमा में भेद नहीं करते। पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अलावा दूसरा प्राकृतिक आकर्षण है बेतिया शहर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा मनोरम प्राकृतिक वन, जिसे उदयपुर वन के नाम से जाना जाता है। इसके मध्य में सरैया मन नाम की झील स्थित है। घोड़े के नाल का आकार लिए इस झील का गहरा जल और इसके तटों पर स्थित वृक्ष खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। झील के तट पर जामुन के बहुत से पेड़ लगे हैं। झील में जामुन के फल गिरते रहते हैं, जिससे इसका जल औषधीय गुणों से भरपूर और मीठा है। साथ ही इसमें अन्य जलीय प्राकृतिक वनस्पतियां भी मौजूद हैं। कहते हैं इस जल के सेवन से भोजन बहुत जल्दी पचता है और मधुमेह के रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। जल वृक्ष और नमी युक्त वातावरण के कारण अनेक प्रजाति के पक्षियों का आश्रय स्थली भी है ये झील। यहाँ के जंगलों में अनेक प्रकार के हिरन, नीलगाय और जंगली सूअर देखने को मिलते हैं। लगातार सतर्कता और वन्य जीवों के अनुश्रवण और वन्य अपराध की रोकथाम के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर 27 एंटी पोचिंग कैंप हैं, जिनमें प्रत्येक एपीसी में 5 नवयुवकों की तैनाती की गई है, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं।
इसके साथ साथ बाघों के अनुश्रवण के लिए 105 टाइगर ट्रैकर का नियोजन किया गया है। टाइगर रिजर्व का परिवेश स्थलाकृति, वनस्पतियों और वन्य जीवों की विविधताओं के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को भी समेटे हुए है। असीम प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे दोनों पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य 28 छोटे छोटे गांवों कस्बों का अद्भुत विस्तार है। सुनी थारू धांगड़ के बयान ये बहिनी, सुनी थारू धांगड़ के बयान। राजस्थान के थारा एरियावा में पड़ल जब भारी अकाल, तहिए से थारू भागी के यहाँ अइले, ई जंगल रहे बियाबान ये भाई। और उनमें रहने वाली थारू जनजाति यहाँ की मुख्य जनजाति है। हिमालय के तराई क्षेत्रों में इस समुदाय की बसावट को लेकर इतिहास में कई तथ्य हैं। कहा जाता है कि यह समुदाय राजस्थान से आकर लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमालय की तराई क्षेत्र में जा पहुंचा। कृषि इनका मुख्य पेशा है और चावल इनका पसंदीदा भोजन है। चावल, गेहूं की फसलों के साथ गन्ने की महक से ये पूरा क्षेत्र गुलजार रहता है। थारू जनजाति के लोग मांसाहारी हैं तथा मुर्गा, सुअर का मांस, घोंगा और मछली बड़े चाव से खाते हैं। थारू भोजपुरी बोलते हैं और हिंदू देवी देवताओं की आराधना भी करते हैं। थारू के अलावा वाल्मीकि वन्य क्षेत्र में अन्य जनजातियां भी हैं जो सामूहिक रूप से धांगर कहलाती हैं, जिसका मतलब है मजदूर, श्रमिक। धांगर में 4 जनजातियां शामिल हैं: उरांव, मुंडा, लोहरा और भुइयां। धांगर लोग छोटा नागपुर पहाड़ियों से कृषि मजदूर के रूप में इस क्षेत्र में लाए गए थे। हर एक धांगर जनजाति की अपनी अलग प्रांतीय भाषा है और इन्हें अपने परंपरागत त्योहारों से बेइंतहा लगाव है। फिलहाल यहाँ इनकी आबादी लगभग 50,000 की है। पश्चिम चंपारण के बगहा 2 प्रखंड में वाल्मीकि नगर ग्राम पंचायत के पास नेपाल के सीमावर्ती चितवन जिले में पंचनद के तट पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम अवस्थित है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश का जन्मस्थली भी है। यह आश्रम वाल्मीकि नगर मुख्यालय गोल चौक से लगभग 6 किलोमीटर दूर घने जंगलों में स्थित है। यहाँ जाने का रास्ता काफी मनोहारी और रोमांचक है। नदियों, वृक्षों, जीव जंतुओं से परिपूर्ण इस वन्य साम्राज्य में और भी अनेक दर्शनीय धार्मिक स्थल हैं। इसमें एक है वाल्मीकि नगर का जटाशंकर धाम मंदिर। भगवान शिव के इस विख्यात मंदिर में लाखों भक्त सावन मास, माघी मौनी अमावस्या और शिवरात्रि में सोनभद्र से जल भरकर यहाँ अर्पित करने आते हैं। पास में ही मनोकामना पूर्ति के वरदान के लिए विख्यात है यह नरदेवी का मंदिर। प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस जंगल में शांति के दूत कबूतर इस मंदिर परिसर को और भी नयनाभिराम बना देते हैं। धार्मिक स्थलों में अनोखा स्थान रखता है यह रमणीक स्थल त्रिवेणी। वाल्मीकि नगर और नेपाल सीमा से सटे नारायणी, सोनहा और पंचनद नदियों का संगम स्थल, जिसे त्रिवेणी कहते हैं। इस खूबसूरत नदी नारायणी के किनारे बना है ये गजेंद्र मोक्ष मंदिर। कहा जाता है कि गज की पुकार पर ग्राह से बचाने भगवान विष्णु स्वयं यहां आए थे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अगला धार्मिक पड़ाव है मदनपुर देवी स्थल। वाल्मीकि नगर रोड रेलवे स्टेशन से काफी निकट स्थित है मदनपुर देवी माता का ये पावन मंदिर। इस स्थल से गंडक नदी काफी पास है। वन क्षेत्र में स्थित इस देवी मंदिर में दर्शनार्थियों को असीम शांति मिलती है। यहाँ सीमावर्ती नेपाल और उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु आते हैं।
दोन क्षेत्र के पीपरा गांव के निकट एक धार्मिक आस्था का केंद्र है हटी माई मंदिर। यह स्थान रघिया वन क्षेत्र के अंदर आता है। नौरंगिया दोन क्षेत्र जाने के क्रम में यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद ही आगे बढ़ा जाता है। दूर दूर तक फैली हरियाली और उनसे परे हिमालय की ऊंची चोटियों पर झलकता बर्फीला सौंदर्य, इस मनोहारी दृश्य के दर्शन के लिए आने का रास्ता भी कम नहीं। जंगल, पहाड़, नदी, कितना कुछ मिलता है चलते हुए इन रास्तों पर। कहीं पक्षियों की कलरव, पानी की छलछल, जंगल की अनोखी सुगंध, हर चीज मनमोहक, हर बात अद्भुत। उनसे होकर पहुंचते हैं सोमदेव मंदिर तक, जिसे सोमेश्वर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण मंदिर परिसर लगभग 10 बीघे में फैला है। यहाँ के शिवलिंग को पंचमुखी कामना पूरक शिवलिंग कहा जाता है। शांत, निश्चल, कल कल करती पंडई नदी बरसात में तूफानी वेग से बहती है और अपने किनारों को ध्वस्त कर डालती है। पंडई के कटाव से वनों के साथ इसके किनारे स्थित थारू जनजाति की आस्था का मुख्य प्रतीक यह मंदिर है। पंडई के किनारे ऊंचे टीले पर स्थित होने के कारण इसका नाम पड़ा है सोफा मंदिर। पुरुष प्रकृति के संयोग का प्रतीक है। यह शिव पार्वती का सोफा मंदिर। किंवदंती है कि इस मंदिर के गर्भगृह से स्वर्ग जाने का मार्ग है। थारू जनजाति के आस्था का पावन प्रतीक सोफा मंदिर में कौतूहल का एक अन्य विषय है शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल, जो 6 फीट ऊंचे नाली से बाहर निकलता है। वन विभाग द्वारा जियो बैग और गैबियन संरचना का निर्माण कर इस मंदिर को कटाव से होने वाले नुकसान से बचाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। पंडई नदी के मनोरम क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है भिखना ठोरी। इतिहासकारों का मानना है कि नेपाल के रास्ते तिब्बत जाने के मार्ग में बौद्ध भिक्षुओं का पड़ाव स्थली होने के कारण इसका नाम पड़ा भिक्षुक ठोर, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर बन गया भिखना ठोरी। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने यहां पड़ाव किया था और पंडई नदी के मनोहारी दृश्य का रोमांचक अनुभव भी किया था। भिखना ठोरी जाने के रास्ते में सहोदरा नामक गांव में है एक प्राचीन मंदिर, सुभद्रा देवी मां का मंदिर। थारू जनजाति में आस्था और विश्वास की प्रतीक है मां सुभद्रा की प्रतिमा। इस मंदिर की एक बहुत ही खास बात यह है कि यहाँ कोई भी पुरुष पुजारी नहीं होता। मातृ प्रधान थारू समाज की महिलाएं ही युगों से यहाँ पुजारिन बनती आई हैं और आज भी ये परंपरा कायम है। मंदिर परिसर में मौजूद प्राचीन कलात्मक प्रस्तर प्रतिमाएं इस तथ्य की साक्षी हैं कि यहाँ पर कभी विशाल मंदिर रहा होगा। वर्तमान मंदिर नया बना हुआ है। रामनगर से गोवर्धना जाने के रास्ते में मिलता है प्रकृति के पुजारी बाबा दुखहरण दास का ये समाधि स्थल। यहीं उनके गुरु की भी समाधि स्थल मौजूद है। बगीचे में अनेक फलदार वृक्ष मौजूद हैं। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण की यात्रा की और निलहे किसानों की अंग्रेजों द्वारा की जा रही दुर्दशा के विरुद्ध यहां से ही गांधी जी के सत्य के प्रति आग्रह यानी सत्याग्रह का शंखनाद हुआ। बेतिया में राष्ट्रवाद के अंकुर फूटे, गांधी जी की जीत हुई और बेतिया ऐतिहासिक दस्तावेजों में अमर हो गया। वाल्मीकि अभयारण्य के वनों के समीप गौनहा प्रखंड में भितिहरवा में उस वक्त से गांधी यहां के जुड़ाव का प्रतीक हैं। लोक आस्था और लोक रुचि के बड़े साझेदार के रूप को रेखांकित करता है लौरिया का ये अशोक स्तंभ। लौरिया प्रखंड मुख्यालय से सटे मुख्य चौराहे से लगभग 50 कदम उत्तर नरकटियागंज जाने वाली सड़क पर चलते ही मिलता है यह विख्यात अशोक स्तंभ। स्थानीय लोगों में लौर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है यह अशोक स्तंभ। इसके शीर्ष पर शेर की मूर्ति है और नीचे सम्राट का संदेश ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखा है। अशोक स्तंभों की श्रृंखला का अगला पड़ाव है रामपुरवा का अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की स्मृति में
इन 2 विशाल अशोक स्तंभों की स्थापना रामपुरवा में की थी। आज यहाँ दोनों स्तंभ खड़े नहीं पड़े हैं। एक स्तंभ जमीन पर पड़ा है जो बीच से क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि दूसरा स्तंभ चबूतरे पर रखा हुआ है। भारत नेपाल की सीमा के पहाड़ों पर है विलक्षण प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वाल्मीकि नगर। यहाँ आने वाला हर इंसान यहाँ की मनोरमा वादियों में खोकर रह जाता है। अद्भुत प्राकृतिक छटाओं के बीच हिमालय की गोद से निकली नारायणी नदी यहाँ की शोभा में 4 चांद लगाती है। इसी नारायणी यानी गंडक नदी पर बना है ये सुंदर बराज, जिसका आधा भाग भारत में और आधा भाग नेपाल में स्थित है। गंडक बराज की दर्शनीय सुंदरता को पास से देखने और महसूस करने के लिए यहाँ पर ठहरने की बेहतरीन जगह है होटल वाल्मीकि विहार। यहाँ रहने खाने का उत्तम प्रबंध है। वनों में इको टूरिज्म के विकास के तहत इको हटों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ 2 हाथियों का प्रबंध किया गया है। यहाँ आने वाले पर्यटक हाथी सफारी का खूब आनंद उठा रहे हैं और अपने आप को रोमांच के शिखर तक ले जा रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व काफी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसलिए पैदल चलकर घूमना असंभव सा होगा। ये देखते हुए हाथी सफारी के साथ साथ जीप सफारी का भी इंतजाम किया गया है और इसके साथ बैलगाड़ी सफारी भी उपलब्ध है। ये सभी सुविधाएं निश्चित अवधि के लिए तयशुदा किराए पर उपलब्ध हैं। वन्य प्राणियों की सुरक्षा और प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कई वॉच टावर का निर्माण किया गया है। इन वॉच टावर्स से वनकर्मी वन्य प्राणी के विचरण पर नजर रखते हैं, साथ ही पर्यटक भी वनों का विहंगम दृश्य का अवलोकन करते हैं। इसके साथ साथ पर्यटकों की सहूलियत और सभी आकर्षक स्थलों की खूबसूरती और रोमांच अपनी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लें, इसके लिए यहाँ गाइड की भी सुविधा उपलब्ध है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रबंधक द्वारा ये विशेष ख्याल रखा जाता है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उनकी यात्रा अविस्मरणीय हो। न जाने कितने पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से भरा पड़ा है बिहार का यह वन बाहुल्य क्षेत्र। प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना भरे पश्चिम चंपारण के अनछुए भागों की सैर हर किसी के मन को तरोताजा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमें आपको और हर आने वाले सैलानी को मौन आमंत्रण दे रहा है यह मन भावन प्रदेश।